नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आज के दौर में जब वैश्विक मंदी का दौर है, ऐसे में भारत सहित दुनिया के कई सारे देश अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच में सवाल यह उठता है कि अब नौकरी बनाम उद्यमिता, दोनों में से कौन बेहतर है। आज के समय में स्टार्टअप्स में भी युवाओं की रुचि बढ़ी है। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश भारत में उद्यमिता के अवसर को। हम मौजूद हैं आईआईएम रांची, और रांची का यंग प्रोफेशनल टैलेंट हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सनसेट टीवी की तरफ से। और सबसे पहला सवाल मेरा, नौकरी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप, क्या है? सर, बहुत लोग सोचते हैं कि कब जॉब होगा, 9 to 5 होगा, बहुत मुश्किल है, बॉस के साथ डील करना पड़ेगा। बट एंटरप्रेन्योरशिप भी मुश्किल है। वो 9 to 5 नहीं होगा, बट 9 to 9 होगा, 26 आवर्स अ डे। इट्स गोइंग टू बी पेनफुल। एंड ये रोमांटिसाइज हो गया है कि ओ एक यूनिकॉर्न आ गया और एक स्टार्टअप बड़ा हो गया, बट उतना आसान नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ पर्पस इफ यू आर डूइंग अ स्टार्टअप। पहले के लोगों का क्या था कि उन्हें अपनी जॉब में सिक्योरिटी चाहिए होती थी, जो कि 9 to 5 जॉब प्रोवाइड करती है। आपको हर महीने के अंत में एक सैलरी मिलती थी जिससे आप अपना घर चला सकते थे। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आपको फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है आप 1 महीना, 1 साल, 5 साल काम करते जा रहे हैं, तब तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। लेकिन आपकी कंपनी अगर अचानक से बड़ी हो गई, कोई बड़ा इन्वेस्टर मिल गया या उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, तो आपको एक साथ लंप सम में खूब सारा रिटर्न मिल जाएगा। तो ये हम युवाओं को काफ़ी रुचि लाता है हमारी, और हम चाहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करें क्योंकि हमारे पास समय है। हम सिक्योरिटी के पीछे नहीं, हम बड़ी ऊंचाइयों के पीछे भागते हैं। आपके अंदर अनेक प्रकार की स्किल्स रखनी पड़ेगी, और वो बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं कि जितनी भी कंपनीज जो बड़ी बड़ी रिटर्न्स देते हैं, जिनकी वैल्यूएशन बढ़ती है, तो वो आप अगर उनके जो संस्थापक को देखेंगे, जो उनके कोर मेंबर्स को देखेंगे, तो वहाँ उनके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्किल सेट रहेगा। तो वो आपको टाइम टू टाइम बढ़ाना रहेगा, और वो एक मुश्किल बात है। तो वो एक्वायर करने के लिए, और अगर आप वो कर लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बाद में कंपाउंडेड इफेक्ट मिलेगा। आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा कंपाउंडेड होंगे। ओके, कोई और ऐसा जो ये सोचता है कि एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा बेटर जॉब ही है, जिसमें स्ट्रेस कम है और लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है कंपैरेटिवली? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा पर्पस है जो कि कोई और कंपनी में जाके आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप 26 आवर्स अ डे लगाएंगे। तो पर्पस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देयर आर 2 वर्ड्स, रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क। तो हम लोग क्योंकि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, हमारे पास जॉब रहेगी। 5 साल बाद अगर हम लोग रिस्क लेके कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और वो फेल हो जाता है, तो हमारे पास डिग्री है जिससे हमें जॉब मिल जाएगा। बट 99% ऑफ द केसेस में ये नहीं होता। अगर हम लोग रिस्क ले रहे हैं, तो आगे क्या इफ ये फेल हो जाता है, और उसमें बच्चे डेप्ट में फंस जाते हैं। ये बहुत मेजर रीजन है जिसको लोग इग्नोर करके सिर्फ रितेश अग्रवाल को देखते हैं कि उसने ओयो बना दिया, बट वो था एक अच्छे कॉलेज से। सब देखते हैं कि बिल गेट्स ने ड्रॉप आउट किया, वो हार्वर्ड से ड्रॉप आउट किया, इसको इग्नोर कर देते हैं लोग। तो मेक श्योर ये होना चाहिए हर बच्चे का कि ये नहीं हुआ तो क्या, प्लान बी इज वेरी नेसेसरी। एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता के पक्ष में अगर कुछ कहा जाए तो एक चीज़ है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपके काम की जो वैल्यू है, वो जब आप एक जॉब में होते हो या नौकरी में होते हो, वो आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। जब आप सेल्फ कुछ कर रहे हो या फिर उद्यमिता की तरफ जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है जिसके कारण आप खुद वो इंसान हो जो अपनी वैल्यू डिसाइड कर रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको उस हिसाब से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आप किसी के लिए काम करते हो तो वो आपसे काम करा लेता है। जब आप खुद के लिए काम करते हो तो आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने वो डिसिप्लिन फाइनेंशियल भी होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी बनाई, उसमें इन्वेस्टमेंट आया, उस पैसे को आपको रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब मेरे हिसाब से एक और होता है, वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने कोई एक स्टार्टअप चालू किया और उससे ढेर सारे पैसे कमाए। आप अपने आजू बाजू देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो आप 2 तरीके से सोसाइटी का भला कर रहे हैं। पहला तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, दूसरा अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो जो आप लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, जो उनका घर चलेगा आपकी कंपनी से, वो चीज़ भी होती है। तो पहला पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम
बच्चों के लेवल से चेंज करना होगा, उसमें थोड़े से चेंजेस लाने होंगे। बहुत अच्छा सुझाव है ये, और ये हम देख रहे हैं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस तरीके के प्रोविजंस हैं, ऐसे प्रावधान हैं जिसमें स्किल एजुकेशन को पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी जोर दिया गया है। और ये जो है 6th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से ही आपके कोर्सेज में, स्टूडेंट्स के कोर्सेज में ये शामिल होंगी। ये जो परिवर्तन है, ये इसके आने वाले समय में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे? पहले हमको चाहिए थे वर्कर्स की ज़रूरत, उसके पहले हमको चाहिए थे स्किल्ड लेबरर्स। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब एज सच इतने इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं थी जितने माइन वर्कर्स की ज़रूरत थी। फिर एक समय आया जब इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी। एक समय था सब जगह इंजीनियर, हर कोई इंजीनियर बन रहा है, पर आज की तारीख में आप देखेंगे इंजीनियरिंग जैसे जो जॉब है उसमें जो बिल्कुल टॉप क्रीम को छोड़ के काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, क्योंकि अब उस स्किल की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग की ज़रूरत है, अब मैनेजरियल रोल्स की ज़रूरत है, लीडरशिप रोल्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो वाला जो क्राइटेरिया है वो मैनेज हो चुका है, अब सोसाइटी उसके ऊपर उठ गई है। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है उसके हिसाब से, जब आपने कहा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो आपने बात करी है, उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया जाए कि जो बचपन से बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अंदर वो स्किल्स बचपन से ही डाल दी जाए। अगर हम किसी भी समस्या या किसी भी प्रॉब्लम को देखें तो उसमें खाली एक चीज़ नहीं होती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है क्योंकि एक चीज़ किसी और चीज़ की आड़ में आ रही होती है। तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल के बेसिस को बच्चों को पढ़ाया जाएगा, या ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो अभी तक हमें मौका नहीं मिला था। प्रोफेशनल लर्निंग्स, मतलब लाइक किसी को कारपेंटर का काम पसंद है तो उसको वो ट्रिक समझाई जाएगी, किसी को प्लम्बरिंग के बारे में बताया जाएगा, कोई इलेक्ट्रिशियन के बारे में जानकारी लेगा। मतलब जो भी हमारे पास अलग अलग रोजमर्रा की जरूरतें हैं, ऐसा एजुकेशन प्रैक्टिकली दिया जाएगा। और उससे पॉजिटिव चीज़ क्या होगी कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएं, हमारे पास एटलीस्ट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हर अलग अलग सब्जेक्ट की या हर अलग अलग पर्सपेक्टिव की होगी, ताकि हम उस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व कर सकें, या एटलीस्ट समझ सकें कि अच्छा हो सकता है प्रॉब्लम ये जगह में नहीं है, दूसरी जगह में, और इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो दिस वुड एक्चुअली एंड अप हेल्पिंग अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेटर। तो एक क्वेश्चन था कि लोग एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल देखा था, मुंबई में स्ट्रीट वेंडर, ही यूज्ड टू सेल स्नैक्स, और प्रॉब्लम उसका क्या था कि ही वॉज नॉट एबल टू मीट द डिमांड। बहुत सारे लोग आते थे, वो बना नहीं पाता था, तो वो एक मशीन बनाया एंड ही वॉज एबल टू डबल हिज प्रोडक्शन। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship does not have to be Web3, Bitcoin, crypto. It can be real, basic problems that exist. Maybe village में रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रिज नहीं है, कुछ बनाओ 5,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़, 500 रुपीज़ का। Very simple innovation which changed the financial system of an existing product is also innovation. And this is how we can become entrepreneurs. We can commercialize it, we can scale it, and we can sell it. नई शिक्षा नीति की हमने बात की, उसमें हमने एक चीज़ ये भी देखी कि इसमें जो जोर दिया गया है वो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो तरीके, या फिर हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ये क्या बच्चों में इनोवेशन को बढ़ाता है, क्या उनकी क्रिएटिविटी को ये इन्हांस करता है? आप मानती हैं ऐसा? मैं ऐसा बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको असली दुनिया में कैसे चीज़ें चलती हैं उसका पता लगता है। तो आप ये जान सकते हैं, आप थ्योरी में पढ़ सकते हैं, आप किताब में पढ़ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, पर जब तक आप उसको करेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और उन दिक्कतों से मुझे कैसे निपटना है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो इस शिक्षा नीति में लाई गई है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है हमारा, और हम ये देखते हैं कि जो हमारे कामगार हैं वो विदेशों में जाकर के वो काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर समस्या ये है कि जो स्किल्ड लेबर है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि दिस इज़ द वे, लाइक यदि प्रैक्टिकल ज़्यादा उनको सिखाया जाएगा बचपन से ही तो वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, और एक तरीके से जो मैन पावर का जो इशू है आबादी के हिसाब से तो है, लेकिन वो सीखा हुआ भी होना चाहिए, तो वो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक कोर्स है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और उसमें एक प्रोजेक्ट वर्क दिया था। हमारा दोस्त किसले फेशियल रिकग्निशन बनाया पाइथन में। बुक में सीख सकता था, बट जब बनाते हैं बहुत चीज़ समझते हैं हम। एंड दिस project based learning facilitates building startups. Okay. He can make it better and ओके, whatnot. कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भावेश की बात पे कंटिन्यू करना चाहूँगा। हमारे कोर्स में एक और
हमारा सब्जेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। उसमें हमें एक प्रॉब्लम दिया गया और हमें थ्योरी नहीं बताया गया क्या करना है आगे। तो हमारे बैच में एक एक लड़कियां जो भी थे, सब 5 से 10 तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए और टोटल 30 तरीके से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ये अगर थ्योरी बेस्ड लर्निंग होता तो हमें एक मैक्सिमम 2 ऑल्टरनेटिव तरीका पता रहता। तो ये एक ठीक बात है। दूसरी बात ये है पिछले सवाल के बारे में, प्रैक्टिकल लर्निंग के बारे में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और चीज़ है, आप एजुकेशन को कभी भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आप 1 साल करिए कोर्स, फाउंडेशन का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप छोड़ दीजिए कोर्स। तो इसमें क्या है, आप अगर फर्स्ट ईयर की है, आपको थ्योरी मिल गया, आप छोड़ दीजिए जॉब और आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर सेकंड ईयर कीजिए आपको जब मन है। इवन मल्टी डिग्री भी आप कर सकते हो। हाँ, आप एक साथ भी बहुत डिग्री कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है नई शिक्षा नीति पे। तो ये मेरे को ठीक है, हम देखिए, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे हम बात कर रहे हैं। भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा बहुत बड़ा देश है और अलग अलग जगहों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, भारत में कारोबारी माहौल को आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि उसमें कुछ कमियां हैं, सुधार करने की ज़रूरत है, या फिर बेहतर है? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे एलॉन मस्क का बहुत फेमस कोट है कि इवन इफ समथिंग माइट फेल, आपको पता है कि वो काम नहीं करने वाला, कभी कभी आपको वो बस इसलिए करके देखना चाहिए क्योंकि वो शायद समाज के लिए बेटर हो या फिर दुनिया के लिए बेहतर हो। एक स्टार्टअप आया, उसका नाम था GoFoods.in। तो उसने क्या किया, इन छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को जो बेसिकली आइसोलेटेड जगहों पे थे, जो उतने कनेक्टेड नहीं थे, उनके साथ पैक्ट बनाया एंड इट इज़ फंक्शनिंग ग्रेट इन ईदर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। बात क्या हुई कि इवन इतने अच्छे बिजनेस मॉडल के बाद, एक जैसे शिवांशु ने पहले कहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के बाद वो एक जगह जाके रुक गए, उन्होंने स्केल नहीं किया। क्योंकि एक्चुअली मैं उनसे बात भी कर पाया था, तो उनका ये कहना था कि वो एम्बिशन नहीं है, उतना ऊपर जाना नहीं है। तो मे बी स्केलेबिलिटी या फिर काइंड ऑफ अगर आपका एम्बिशन नहीं भी है तो भी शायद समाज की बेहतरी के लिए या फिर बस इसलिए क्योंकि ये चीज़ बड़ी बन सकती है और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, उस चीज़ के लिए आपको डेवलप करना चाहिए उद्यमिता का माहौल। People think that there's better opportunities, better pay, better work culture. Whatever better is there in those countries, implement it here, implement it in India. Have a better work culture, have a better pay, provide them with multiple incentives, provide Indian people with better job opportunities, give them what they think they're missing. So basically develop the work environment, the work culture, and moreover instill a sense of them being a part of the country, that instill the sense of patriotism in them, instill that they need to work for this country, they need to develop this country, and that they're a part of this country. When we talk about कि बाहर से लोग जाएं, स्किल सीख के आएँ, वहाँ देखें, बट वो इंडिया का बस 10 से 20% है। व्हाट अबाउट द 80% ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स इन रूरल इंडिया? उनकी कोई बात नहीं करता। गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देती है वो कहाँ तक पहुँचता है? हमारे तक, आपके तक, या फिर कहीं और जिनके घर हैं, जिनको ये भी पता नहीं है कि एक स्टेट क्या होता है, एक सिटी क्या होता है, ये देश क्या होता है। राजस्थान में किसी को नहीं पता है, फिर भी उनके पास स्किल है। वो पेंटिंग्स बहुत अच्छा बनाते हैं, वो आर्ट बहुत अच्छा बनाते हैं, वो क्रेविंग्स बहुत अच्छा करते हैं। उनको कैसे हम लोग मार्केट में लाएं, उनको कैसे रियल एंटरप्रेन्योर बनाएं? तो हमारा मोटिव ये रहना चाहिए कि बाहर से लोग आएं और फिर यहाँ सीखें कि ये कैसे कर रहे हैं और फिर वहाँ जाके इसको बढ़ाएं। तो ये हमारा एक और मोटिव रहना चाहिए, क्योंकि मेन इंडिया इज़ द रूरल इंडिया एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। ठीक है, तो ग्रामीण भारत में कैसे हम अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? क्योंकि आज तो ये स्थिति है कि गांवों से पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है और गांव खाली होकर के शहरों में बस रहे हैं, क्योंकि वहां पर स्वाभाविक रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज की जरूरत होती है। तो ये तो जड़ पे यदि जाएं तो क्या सबसे पहले हम गांवों से पलायन को रोकें और जो विकास है वो गांवों से उसकी शुरुआत करें, ताकि उनको छोड़ना ही ना पड़े, शहर की तरफ आना ही ना पड़े? हाँ, तो ब्रेन ड्रेन वाली बात है, उसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ। ब्रेन ड्रेन का एक रीज़न होता है एजुकेशन। बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई भी फील्ड में हम चाहें वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो जितना मेहनत एक बच्चा इंडिया में किसी एग्ज़ाम के लिए करता है, उतनी मेहनत अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए करे तो वो वहाँ पे एडमिशन लेकर अच्छे रिटर्न
और एजुकेशन वहाँ पे ले सकता है। तो इसीलिए बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और वहाँ जाने के बाद ये एक ऑब्वियस चीज़ है कि वो वहाँ अपनी एजुकेशन, अपनी जॉब कंप्लीट करें, क्योंकि वहाँ पे जो उनके पैसे लगे हैं, जो खर्चा उनका हुआ है, वो वहाँ पे वो कवर करते हैं। और उसके बाद वहाँ से इसे ब्रेन ड्रेन यहाँ से शुरू होता है, एजुकेशन वाले स्टेज से। तो इंडिया में अगर हमें ये चीज़ कम करनी है तो हमें एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए, ताकि लोग बाहर जाके पढ़ने का ना सोचें। इसके साथ साथ जो इन्होंने जिक्र किया था कि वर्क कल्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, हम ये देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद से हमने ये देखा, और बहुत सारी कंपनियों ने इसको रेगुलर कर दिया फॉर द लाइफ टाइम, राइट। ये भी हमने देखा कि जो काम करने के घंटे हैं, दुनिया के कई सारे देश 4 डेज वीक वर्किंग कल्चर पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। भारत जैसे देश में ये कितना महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि हम हमारा जो एम्प्लॉई है उसको हम काम करने के लिए एक अच्छा माहौल दें, क्योंकि देखिए वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। सही पे भी नहीं मिलता, जितनी वो मेहनत करते उतना मेहनताना उनको नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। तो आपको लगता है काम के घंटे कम होने चाहिए, सही पैसा उनको मिलना चाहिए उनकी मेहनत का, और एक बेहतर माहौल काम करने के लिए होना चाहिए? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। देखिए बात ऐसी है कि आदमी के काम की एफिशिएंसी मैटर करती है, कितना घंटा काम कराए मैटर नहीं करता। मैं उदाहरण देना चाहूँगा हमारे कॉलेज का। हमारे कॉलेज में 7 में से 4 ही दिन क्लास लगती है, बाकी 3 दिन कायदे से छुट्टी है। पर वो छुट्टी नहीं है, वो बाकी 3 दिन में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो शायद बाकी के 4 दिन से ज़्यादा है। तो अगर किसी एम्प्लॉय को, जैसा शिवांशु ने बात करी, सब ने बात करी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। जैसे आप ही सोचिए, आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है, एज एन एम्प्लॉय आपको सॉल्व करनी है। आप रोज़ 8 घंटे दफ्तर में जाके बैठेंगे, तब शायद सॉल्व ना कर पाए, एज़ कम्पेयर टू आप घर पे बैठे अपने गार्डन में बैठे और आपको कोई इंस्पिरेशन आ जाए। तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी उसकी मेंटल हेल्थ से बिल्कुल जुड़ी हुई है, एकदम सीधा कनेक्शन है। अगर व्यक्ति मेंटली हेल्दी है, मेंटली स्ट्रांग है, तभी वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएगा और उसी तरह से अपनी जॉब में एफिशिएंसी बढ़ाएगा। दूसरी बात जो आपने इंसेंटिव की करी, जो आपने कहा कि पे बढ़ाया जाए, तो पे तो बढ़ाया जाए, ये तो सभी कहेंगे पे बढ़ाया जाए, कौन बोलेगा पे नहीं बढ़ाया जाए? नहीं, इंपॉर्टेंट है कि सही काम का सही पैसा मिले। बस, तो वो बनने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि पहले हमने ग्रामीण शहरों की बात करी। पे तभी बढ़ेगा जब इकोनॉमी के पास उतना पैसा होगा पे बढ़ाने के लिए, और इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब इनफ जॉब्स होंगी। तो ये लूप बन जाता है, इकोनॉमिक लूप। अब वो इकोनॉमिक लूप को कैसे एक्सपांड करा जाए, ये बहुत बड़ा सवाल बन के निकलता है। और ये एक्सपांशन तभी पॉसिबल है जब हम और लोगों को वर्किंग फोर्स में लेकर आए, तभी एक्सपांशन पॉसिबल है। और लोग आएंगे तो वो पूरी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, तो इकोनॉमी के पास ज़्यादा पे करने का पैसा होगा। नहीं तो क्या उसके लिए हमको एंटरप्रेन्योरशिप को, उद्यमिता को बढ़ावा देने की जरूरत है? 100%, तभी हम रोजगार बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने बात करी ग्रामीण इलाकों की, अगर वहाँ के लोग, हमने वहाँ के लोगों को थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, अगर हम वहाँ से लोगों की जो भी स्किल है उसको पकड़ के लेकर आएँ और उसको इकोनॉमी में डालें, तो वो लोग भी इकोनॉमी से जुड़ गए। अब इकोनॉमी एज अ होल बढ़ गई है। अब जो बढ़ी हुई इकोनॉमी है, इट इज़ रेडी टू पे मोर। ठीक है, देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इसमें सभी पार्टिसिपेट करें, छोटे छोटे से अपने सुझाव दे करके। देखिए आप लोग आईआईएम का टैलेंट हैं, ठीक है, और हम ये देखते हैं कि मैनेजरियल स्किल्स, जो कि हमारे डिस्कशन में भी आया था, वो बहुत ज़रूरी है। तो आईआईएम के बेस्ट टैलेंट से मेरा सवाल है, भारत की इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के क्या सुझाव हो सकते हैं? रोजगार बढ़ाने के क्या सुझाव हो सकते हैं? आप लोगों का विजन इसको लेकर के क्या है? इंडिया में लगभग हर 60 सेकंड पे 3 स्टार्टअप चालू होता है। दुनिया में 60 सेकंड पे 3 स्टार्टअप चालू होता है, जिसमें 90% फेल कर जाता है। 90% फेल क्यों करते हैं? आइडिया तो सबके पास है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। यहाँ रिक्वायरमेंट किसका है? मैनेजर्स का। हमारे पास हर एक डोमेन के मैनेजर्स रहते हैं, और ओवरऑल मैनेजर्स भी, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आजकल एक नया कैटेगरी आया है। 2018 से इसका इंपॉर्टेंस पता चला, और आज तक मैनेजमेंट ही जिस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनी प्रोग्रेस कर रहा है बनने के बाद। सो मेरे को यही कहना था। देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें इस प्रॉब्लम को ग्रास रूट पे एड्रेस करना पड़ेगा, विच मीन्स एजुकेशन। क्योंकि जब हमें शिक्षा मिलती है तब हमें चीज़ें और समझ में आती हैं। एंड इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि
बहुत पूरी पॉपुलेशन हमारी शिक्षित नहीं है, तो पहले हम ये मेक श्योर करें कि हर गांव का हर बच्चा शिक्षित हो, उसको ये समझ में आए कि जो देश जिस दुनिया में वो रहता है उसकी क्या समस्याएं हैं, एंड जैसे ही उसको ये समझ में आता है वैसे ही वो उस समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, एंड उससे क्या होगा, बिजनेसेस बनेंगे, उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। Okay, so what is India known for? It is known for its diversity, or rather, it is the country which has unity in diversity. There are multiple languages, multiple cultures, a history of cultures and traditions. So one way which we as a country can increase its employment is to again start at the grassroots level. But one is in terms of education. Another way is that there's a lot of skilled products that are yet untapped. We have untapped market potential. When you can market that, when you can tap that potential, it is tapped, but there's thousands of untapped market potential that still exists. So if we develop the cottage industries in India, that is one way which we can increase employment as well as entrepreneurship. ओके, मेक इन इंडिया और मेड बाय इंडिया, जो स्वदेशी भारत है, उससे भी हम बहुत हद तक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, मतलब ऐसा मेरे मन में आया। आप लोग सहमत हो तो बताइएगा इस बारे में। हमारा जो इकोनॉमी है इंडिया का, वो तब बढ़ेगा जब बेस पे, बिल्कुल जब बच्चों को सिखाया जाएगा नए तरीके से। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की मेंटालिटी चेंज करें, ताकि जब वो वर्कफोर्स में आए तब वो एक नया भारत हो। जब थ्योरी को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे तब एक नया भारत निकल के आएगा, और तब एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा बूम। यहाँ पे एक पेरेंट्स का बड़ा रोल आता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक ओपन स्पेस देना चाहिए ताकि वो अपना क्रिएटिव वे खोल सके। एजुकेशन से हटके अगर हम देखें तो ग्रास रूट पे मेन प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन की। आपके पास आइडिया है, आप बस चाह रहे हैं कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। तो मेरे हिसाब से बेसिक जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो है फंड रेजिंग की। आपके पास अगर आप स्टार्टअप है तो आपको बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाएंगे पैसा देने के लिए, पर स्मॉल लेवल पे अगर आप जाएंगे बैंक पे ये वगैरह पे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट जैसे ऐसी कुछ स्कीम बनाए जिसके कारण स्मॉल एंटरप्राइजेस को फंड्स मिले तो वो उसको इम्प्लीमेंट करके आगे स्केल अप कर देते। सर, ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी हो गई, आज हम उनसे आगे निकल गए, जबकि हमने अपना जो रूरल इंडिया है, जैसा मैंने बोला, उसको यूज़ भी नहीं किया अभी। अगर हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। बस सुझाव सरकार के लिए यही है कि ब्रिजेस बनते रहेंगे, सड़क तो बन ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बस वो स्किल, उनको एक ज़रिया दे दें कि तुम ईजिली पहुँचो दूसरे के मार्केट तक, ख़त्म, वहाँ पे हम लोग जापान, अमेरिका, चाइना सबसे ऊपर आ जाए। देखिए, दुनिया की नज़र में भारत निश्चित रूप से एक बाजार होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत भावनात्मक भाव से जुड़े रहने वाले लोग हैं। भारत की एड इंडस्ट्री का एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। एक सर्वे में ये बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और इमोशनल एड्स बनते हैं, और वो हमने देखा है, बहुत सारे विज्ञापन हमारी आंखों में आंसू ला देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे भाव बिकता है और उसको समझने की ज़रूरत है, तो फिर हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। भारत अब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पे वो बड़े बड़े देशों से अर्थव्यवस्था पे टक्कर ले सकता है। तो अब समय नहीं है सिक्योरिटी लेने का, अब समय है इनोवेशन करने का। आपको इनोवेशन के पीछे भागना होगा। इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ बढ़ रहा है। हम पहले सोशलिस्ट कंट्री थे, अब हम कैपिटलिस्ट बनते जा रहे हैं यूएस की तरह। तो कोई आइडिया छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से करना आना चाहिए। कुछ दिन पहले हमें प्रोजेक्ट दिया गया था बिजनेस में कि आपको एक ऐड बनाना है, आपको प्रमोट करना है। किसी एक मैट्रेस ब्रांड था, तो फिर उसमें हमने एक वीडियो बनाया था। तो वहाँ पे एक्चुअली वो था रिलेटेड बिजनेस से, लेकिन हमने ऐड ऐसा बनाया कि ताकि मतलब था बिजनेस रिलेटेड, लेकिन हमने कुछ और नीचे आइडेंटिफाई अपने अंदर कि हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो पहले नहीं थी। जैसे कि हमने ऐड बनाया था तो क्रिएटिविटी थिंकिंग हमारे अंदर आ गई थी। वो एक और चीज़ जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो ये है कि जैसे दूसरे कंट्रीज़ में आप देखेंगे, एक बार जब बच्चा स्कूल से निकल जाता है तो वो कॉलेज में रह के पार्ट टाइम करता है, इवन स्कूल्स में भी करता है। लेकिन इन इंडिया हमारे पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं बहुत टाइम तक। मे बी अगर हमारे करिकुलम में क्रेडिट स्कोर्स मिल सके काम करने के लिए, तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ेगा और हम इंडिपेंडेंट होंगे ज़्यादा ड्यूरिंग योर एजुकेशन टाइम। एंड उसके बाद जो थोड़ा टाइम रहता है वेर यू कैन फील फ्री इन योर कैरियर एंड यू कैन गेट एक्सपोज टू लॉट ऑफ स्टफ। इसको बहुत ऑप्टिमाइज करना। यू हैव टू गेट एक्सपोज टू एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग दैट यू कैन डू। और जब तुम सब कुछ देखते हो और एक्सपोज करते हो, when you get exposed to it, then you'll find one problem somewhere. और जब तुम वो प्रॉब्लम ढूंढते हो
देन उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो. व्हेन यू गेट एन आइडिया टू सॉल्व इट, देन उसको इतने डेडिकेशन से परस्यू करो दैट पूरा दुनिया पलट जाए यार तुम्हारी तरफ. भारत एक समय पे सोने की चिड़िया कहलाया जाता था. बात यह है कि हम में पोटेंशियल नहीं चेंज हुआ है, पोटेंशियल हम में अभी भी उतना ही है, पर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि रुकावटें हो गई हैं अलग अलग स्टेज पे. नाउ हमें क्या करना पड़ेगा इन रुकावटों को सॉल्व करने के लिए? उसके लिए हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा सबका, जो गांव में रहता है, जो शहर में रहता है, जो इंडिया का ही इंसान है, जो बाहर चला गया है, सबका होलिस्टिक डेवलपमेंट. एंड इसका भार आता है हम बच्चों पर. हम बच्चे जो ऐसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, IIM रांची जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और हमारे कॉलेज की ही टैगलाइन है बहुमुखो विकासः गंतव्यः. तो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है सबका, अपना भी और उन लोगों का भी जिनके अपॉर्चुनिटीज, जिनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी. बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समग्र विकास से बहुमुखी विकास, और इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी प्रतिभा है वो निश्चित रूप से भारत के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी. इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं. आप सभी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को सनसेट टीवी के अलावा सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं. रांची IIM से मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार.